एक पाकिस्तानी कमांडो की सरगुज़श्त, पाक फौज का जवान, मौत की आंखों में आंखें डालने वाले एक जंगजू की आप बीती, भारतीय एजेंसियों को नाकों चने चबाने वाला गोरीला, एक ऐसा बाजीगर जिसे खौफ छू कर भी न गुजरा। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकली एक लाजवाल कहानी। अगले दिन 9-10 बजे के करीब हम दोनों कराची रवाना हो गए। हमारा इरादा वहाँ 1-2 दिन गुजार कर वापस आने का था। रास्ते में बगैर किसी हादसे के हम कराची पहुँच गए। असलम भाई, मुमानी, जमीला और अमजद के घर वाले हमें देखकर बहुत खुश हुए। जमीला की हालत अब पहले से बहुत बेहतर थी। पहले वो हर वक्त गुमसुम सी बैठी रहती, मगर अब कभी कभार ही उसे ये दौरा पड़ता। खुशकिस्मती से जिस वक्त हम वहाँ पहुँचे वो उस वक्त ठीक ठाक हालत में बैठी थी और मुझे देखते ही उमर मेरा वीर कहकर रोते हुए मुझसे लिपट गई। मैं भी कोशिश के बावजूद अपने आंसू कंट्रोल न कर सका। मुमानी जान और अमजद की अम्मी भी हमें देखकर रोने लग गई थी। सच कहते हैं कि जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें पीछे वालों के लिए सुहाने रूह बनी रहती हैं और हर खुशी और गमी के मौके पर अपनी कमी का एहसास दिलाती रहती हैं। उमर अम्मी चली गईं, अब्बू जान भी चले गए, लाला हाकिम भी चला गया, सब चले गए। सब हमें अकेला छोड़कर चले गए, कभी न आने के लिए हमेशा हमेशा के लिए रूठ गए हमसे। हाय मेरी प्यारी अम्मी, तुम कहाँ जा छुपी हो। उसने बैन करने के अंदाज में अम्मी अब्बू को आवाजें देनी शुरू कर दी और फिर यकदम बेहोश होकर मेरे हाथों में झूल गई। मैंने उसे बाजुओं में भरकर अंदर कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। मुझे पता था कि थोड़ी देर बाद वो होश में आ जाएगी। हम सारे सहन में बिछी चारपाइयों पर बैठ गए। अमजद, जो जमीला के पर्दादार होने की वजह से दूसरे कमरे में चला गया था, वो भी अंदर से निकलकर हमारे साथ आ बैठा। अमजद के घर वाले सेंट्रल कराची में 6 मरले के एक मकान में रिहाइश पजीर थे। मकान गो के छोटा था, मगर घर वालों के दिल वसी थे। अमजद के अम्मी अब्बू बहुत सादा दिल और मोहब्बत करने वाले थे। अमजद से छोटी 3 बहनें थीं। सबसे छोटी का नाम फातिमा था, जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल थी और वो 4th जमात में पढ़ती थी। उससे बड़ी जैतून थी जो 12 साल की थी और 5वीं जमात में पढ़ती थी। सबसे बड़ी जैनब थी जो 17-18 साल की थी और मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद आजकल गर्ल्स कॉलेज में फर्स्ट ईयर की तालिबा थी। अमजद के वालिद की किरियाने की दुकान थी। अमजद की तनख्वाह और दुकान की आमदन से उनकी गुजर बसर अच्छे तरीके से हो रही थी। मुख्तसर हाल अहवाल पूछने के बाद अमजद के वालिद ने बताया, बेटे तेरे लिए तो आर्मी की चिट्ठी आई थी कि तुम छुट्टी खत्म होने के बाद अपनी यूनिट में हाजिर नहीं हुए। अमजद बोला, जी अबू जी, मैंने नौकरी छोड़ दी है। उन्होंने पूछा, मगर क्यों? उसने सरीहन झूठ बोला कि मैंने जानू की जमीनें ठेके पर ले ली हैं। वैसे भी फौज की तनख्वाह इतनी कम थी कि घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। वो बोले, वो तो ठीक है, मगर पहले फौज से इस्तीफा तो दे देते। 2-3 दफा पुलिस वाले तेरी तलाश में यहाँ आए हैं, उन्हीं की ज़बानी मुझे तेरी गैर हाजिरी के बारे में मालूम हुआ है। अमजद बोला, फौज में इस्तीफा वगैरह नहीं होता। वैसे आप कहते हैं तो डिस्चार्ज की दरखास्त भिजवा दूंगा। मगर ये भी उसकी गलत बयानी थी। फौज में जब तक बंदा खुद हाजिर न हो, उसकी दरखास्त को न तो कोई अहमियत दी जाती है और न ही उस पर अमल होता है। बल्कि फौज में उसका कोई तसव्वुर ही नहीं है कि बंदा घर रहते हुए डिस्चार्ज की दरखास्त भेजे। बहरहाल ये अमजद का अपना मामला था। जब वो नौकरी न करने का फैसला कर चुका था तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी उसकी राह में रोड़े अटकाने की, और जहाँ तक ताल्लुक था उसके रोजगार का, तो उसके लिए मैंने हतमी फैसला कर लिया था कि अपनी आधी जमीनें उसके नाम कर दूंगा। अगर वो मेरे लिए इतनी कुर्बानियां दे सकता था तो मैं भी इतना कम ज़र्फ नहीं था। अमजद के वालिद बोले, बेटे जो भी करना है जल्द से जल्द कर लो, ये न हो पुलिस वाले तुम्हें पकड़ कर ले जाएं। जवाबन अमजद ने सादत से सर हिलाने पर इक्तफा किया। अमजद की अम्मी बोली, अब खत्म भी करो, तुम्हारी तो नसीहतें खत्म नहीं होती। और फिर हमारी तरफ मुतवज्जे होकर बोली, बेटा आप दोनों ने खाना खाना है। हमने कहा, नहीं अम्मी, हम रास्ते में खा चुके हैं, बस आप अच्छी सी चाय पिला दें। वो बोली, अभी लाई पुत्र, और वो किचन की तरफ बढ़ गईं। दिन का बकिया हिस्सा हम उसी जगह बैठे गपशप करते रहे। रात का खाना भी वहीं सहन में चटाई पर बैठकर खाया। होश में आने के बाद जमीला की हालत नॉर्मल रही। रात गए जब तमाम लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए तो हम दोनों अपनी चारपाइयों पर आ गए। अमजद के घर में 3 कमरे बने हुए थे। एक कमरे में उसके अम्मी अब्बू, दूसरे में असलम, जमीला और उनका बेटा अकरम खान, और तीसरे कमरे में अमजद की बहनों और मुमानी जान का बिस्तर लगा हुआ था। हम दोनों ने सहन में बिस्तर लगाना पसंद किया। यार माजे एक मशवरा दो, फरमाओ। मैंने कहा, यार आप लोग भी अगर अपना ये डरबा बेच कर रहमान खेल चले चलो तो कितना मजा आएगा। वो बोला, मुश्किल है अब्बू जान, ये बात मान जाएं। मैंने कहा, देखो यहाँ पर उनका कोई खास कारोबार तो है नहीं, इसलिए मेरी मानो तो अपने अम्मी अब्बू को राजी कर लो। हमारी
हवेली काफी वसी है और अगर अपना नया घर बनाना चाहो तो हमारी हवेली के साथ 3 कनाल जमीन वैसे ही पड़ी है, उस पर अपना मकान तामीर कर लेना और दूसरे जमीनों का इंतजाम इंसराम भी शायद असलम भाई से अकेले संभाला न जाए। उसकी अपनी अराजी तकरीबन हमारे बराबर ही है, अंकल की मौजूदगी में उसकी ढारस बंधी रहेगी। वो बोला ठीक है यार, मुझे पता है कि अब्बू जान की रहमान खेल में मौजूदगी हमारे लिए बड़ी सूदमंद होगी, मगर ये सब कुछ अब्बू जान को कौन समझाए। मैंने कहा ये तेरी जिम्मेदारी है, अगर तू अंकल को राजी न कर सका तो फिर खुद रहमान खेल में जमीनों की देखभाल के लिए तैयार रहो। उसने करवट बदली, कल देख लेंगे, अभी दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। जो इस बात का ऐलान था कि वो मेरी मजीद बकवास सुनने के मूड में नहीं था। अगले दिन जब हमारी आंख खुली तो अमजद के वालिद साहब दुकान पर चले गए थे। रोजमर्रा की जरूरियात से फारिग होकर हम दोनों भी उसके पीछे दुकान पर पहुंच गए। सलाम दुआ के बाद हम दुकान में पड़ी लकड़ी की बेंच पर बैठ गए, यहाँ तक कि वो दुकान में मौजूद 2-3 ग्राहकों को निपटा कर हमारी तरफ मुतवज्जे हुए। हाँ बेटे सुनाओ, कैसे आना हुआ? मैंने कहा बस अंकल, अमजद आपकी दुकान की बड़ी तारीफ कर रहा था। मैंने कहा चलो लगे हाथों उसे देख ही लें। वो हंसते हुए बोले ये तो है ही पगला, वरना इस दुकान में क्या रखा है। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने मतलब की बात की तरफ आते हुए बोला तो कोई और कारोबार शुरू कर लें, क्योंकि दुकान की तरफ आते वक्त अमजद ने बात शुरू करने की जिम्मेदारी मेरे सर डाल दी थी। वो बोले कारोबार तो बहुत है पुत्र, मगर उसके लिए सरमाया और ताकत चाहिए। मैंने पूछा ताकत से आपकी मुराद? वो बोले ताकत से मुराद है जवान खून। अब मेरे जैसे बुढ़े के पास अगर सरमाया हो भी सही, तब भी वो किसी बड़े कारोबार में हाथ नहीं डाल सकता, और मैं ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता हूँ कि इस दुकान को थोड़ी सी वुसअत दे लूं। बाकी किसी बड़े कारोबार में हाथ डालना मेरे बस का रोग नहीं है। मैंने कहा तो अमजद को अपने साथ शामिल कर लें, आपका तजुर्बा, अमजद की ताकत और मेरा सरमाया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वो बोले यूं हो जाए तो क्या कहने, मगर इससे कौन मनवाएगा? उनका इशारा अमजद की जानिब था। वो बोला अबू जान मैं राजी हूँ, मगर एक शर्त पर। उन्होंने पूछा वो कौन सी? वो बोला कारोबार यहाँ नहीं किसी और शहर में शुरू करेंगे। वो बोले कराची से ज्यादा मौजू कौन सी जगह है कारोबार के लिए? अमजद गर्म लोहे पर चोट लगाता हुआ बोला बात मौजू या ना मौजू होने की नहीं है अबू जान, आप मेरी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मुझे शहर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो चाहता हूँ गाँव की खुली फजा हो, लहलहाते खेत हों, सरसब्ज नजारे हों, चहचहाते परिंदे, ये धुआं उगलती फैक्ट्रियां, ट्रैफिक का शोर, तंग गलियां, सर्दियों में धूप, गर्मियों में ताजा हवा का फुकदान, ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता। वो बोले मगर बेटा इसमें कराची की क्या खुसूसियत है? हर शहर की यही हालत है। अमजद बोला तो क्या जरूरी है हम शहर में ही कारोबार करें? किसी देहात में भी तो ये काम हो सकता है। वो दिलचस्पी लेते हुए बोले मसलन? अमजद बोला मसलन यही कि जानू का गाँव रहमान खेल किसी भी कारोबार के लिए बहुत मौजू है। लोग अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए शहर जाने पर मजबूर हैं। अगर उनको शहर वाली सहूलत गाँव में मुहैया की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो शहर जाने पर मुसर हों। कहकर सरफराज अंकल ने गहरी सांस ली और फिर हल्की सी मुस्कुराहट से बोले पुत्र, जब औलाद जवान हो जाती है तो चाहती है कि बूढ़े वालिदैन को अपनी मर्जी से चलाए। जो औलाद बदतमीज और नाफरमान हो वो वालिदैन को खुल्लम खुल्ला हुक्म देती है, जबकि फर्माबरदार बच्चे घुमा फिरा कर और लफ्जों का खेल खेलते हुए वालिदैन को अपने ढप पर लाने की कोशिश करते हैं। तरीका बेशक दोनों का अलहदा है लेकिन मकसद एक ही है। बहरहाल तू अपनी मर्जी का मालिक है, मकान का सौदा कर लो, दुकान वैसे ही किराए की है, चले चलते हैं तुम्हारे साथ। तू शायद हमारे बगैर गुजारा कर ले, मगर हमसे तो तेरी जुदाई का सदमा नहीं उठाया जाएगा। सरफराज अंकल की बात सुनकर हम दोनों पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। उनका तज्जिया बिला शक व शुबा सही था। उसी वक्त एक गाहक दुकान में दाखिल हुआ और उसके बहाने हमें चंद लम्हे सोचने का मौका मिल गया। गाहक के दुकान से निकलते ही अमजद बोला अब्बू जान, आप मेरी बात को किसी और जानिब ले गए हैं। इसमें शक नहीं कि हमारा इरादा आपको अपने साथ ले जाने का है, मगर बाखुदा ये अपना हुक्म चलाने के लिए नहीं है। आप हमारी खातिर अपना वतन छोड़कर कराची आ बसे, हमें पाल पोस कर बड़ा किया और अब हम इस काबिल हैं कि आपको आराम से बिठा कर खिला सकें। मगर आप कराची में हो और मैं आपसे और अम्मी से सैकड़ों मील दूर किसी कारोबार में मसरूफ हूँ, तो क्या आपका दिल मानता है कि मैं तसल्ली से काम कर सकूंगा? इससे पहले चलो मैं नौकरी के तकाजे निभाते हुए आपसे दूर रहने पर मजबूर था, मगर अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक है कराची में कारोबार शुरू करने का, तो अगर आप हुक्म देते हैं तो मैं जानू के साथ किया हुआ जमीनों का ठेका मंसूख करके आपके पास आ जाता हूँ। बाकी जानू जाने और इसका काम।
वो बोले, जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें सुखी और तुम्हारे दोस्त को भी सुखी रखे। मैं तुम्हारे साथ मुत्तफिक हूँ, जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही कर। और यूं भी कराची में हमारे कौन से रिश्तेदार हैं कि उनसे बिछड़ने का दुख हो। मैंने तो बरसबीले तस्करा एक बात की थी, वरना वालिदैन हमेशा औलाद की खुशी में खुश रहते हैं। अमजद खुशी से चहका, थैंक यू अब्बू जान, हम अभी मकान के लिए गाहक की तलाश में निकलते हैं। और सरफराज अंकल ने सर हिलाकर हमें जाने की इजाजत दे दी। हमारा इरादा कराची में 1-2 दिन रहने का था, मगर अमजद के घर वालों के साथ जाने के इंतजामात करने और उनके घर वगैरह को बेचने में हफ्ता भर लग गया। आखिरी दिन घर का जरूरी सामान हमने एक ट्रक में डालकर उसे रहमान खेल में अपने घर का एड्रेस बताया और रवाना कर दिया, और खुद उसी दिन एक बस सर्विस के जरिए रहमान खेल की जानिब रवाना हो गए। अगले दिन करीबन असर के टाइम हम अपने शहर जा उतरे। वहां से 2 टैक्सियां हायर करवा कर हम 1.5 घंटे में रहमान खेल पहुंच गए थे। असलम भाई का घर अमजद के घर के मुकाबले में कई गुना बड़ा था। अमजद का खानदान आसानी से उसमें समा गया था। अगले दिन हम चचा फाजिल को लेने के लिए शहर पहुंच गए। अस्पताल वालों ने हमारे साथ ये मेहरबानी की कि चचा को ड्रॉप करने के लिए हमें एम्बुलेंस मुहैया कर दी। उसके साथ ही डॉक्टर साहब ने पहली दफा 15 दिन बाद और फिर उसके बाद हर महीने में 1 मरतबा चेकअप करवाने का हुक्म दिया। चचा फाजिल के घर दाखिल होते ही जमीला बेसाख्ता उनकी चारपाई पर गिरकर लिपट गई और इस दर्दनाक अंदाज में रोई कि चचा फाजिल और हम सबको अश्कबार कर दिया। बड़ी मुश्किल से मुमानी जान और असलम ने उसे समझा बुझा कर खामोश करवाया। रात गए जब चचा फाजिल दवा के ज़ेरे असर सो गए तो अमजद बोला, जानू साहब अब मीरान शाह जाने की तैयारी करो। चचा फाजिल को पूछने के लिए चूंकि लोगों का तांता बंद गया था, इसलिए उन्हें हमने अपने साथ बैठक में ही रखा हुआ था। मैंने कहा, हाँ यार, अल्हम्दुलिल्लाह घर और घर वालों को संभालने के लिए काफी जिम्मेदार इकट्ठे हो गए हैं। अब 1-2 रोज में प्रोग्राम बनाते हैं जाने का। अमजद बोला, कल ही क्यों ना चलें? मैंने कहा, कल का दिन ठहर जाते हैं ताकि जाने की तैयारी कर लें, परसों इंशाल्लाह चलेंगे। वैसे तेरा बाजू अब कैसा है? वो बोला, बाजू तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक ठाक है, जख्म भी तकरीबन मुंदमिल होने वाला है, और अगर खराब भी हुआ तो कल तो ठीक नहीं हो जाएगा ना, इसलिए कल ही चलते हैं। मैंने कहा, माजे साहब अभी तक चचा फाजिल से इजाजत लेनी है, रात के बारे में भी उससे रहनुमाई हासिल करनी है। हथियार यहीं से ले जाएं या वहां जाकर खरीदेंगे। वो मेहमान नवाज लोग हैं और चौधरी अकबर लाजमी बात है किसी की पनाह में होगा। उसके बारे में चचा के साथ बैठकर तफसील से लाया अमल तय करने की जरूरत है। पैसे अपने साथ कितने लेके जाएंगे, इसके अलावा भी काफी काम है, इसलिए कल जाना तो बिल्कुल मुश्किल है, परसों कोशिश करेंगे कि निकल जाएं। वो बोला, ठीक है मलिक साहब, हम तो खादिम हैं, जैसे आपकी मर्जी। मैंने कहा, अगर ये बात है तो फिर बकबक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जब मैं जरूरी समझूंगा उस वक्त जाएंगे। वो बोला, ऐसी की तैसी तेरे हुक्म की, परसों तुम न जाना, मैं अकेले भी जा सकता हूँ। मगर मैं उसकी बात का जवाब देने की बजाय खामोश रहा। अगले दिन सुबह की अजानों के साथ ही चचा फाजिल ने आवाज देकर हमें जगा दिया, उमर, अमजद, उठ जाओ बच्चों, नमाज का टाइम है। और हम बादल नखास्ता उठकर वुजू करके नमाज के लिए चल दिए। अब्बू की हयात में जब मैं छुट्टी आता तो 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से पढ़ता। अब तो बहुत अरसे बाद मुझे मस्जिद जाने का मौका मिला था। सरफराज अंकल हमसे पहले मस्जिद पहुंचे हुए थे। नमाज पढ़कर तीनों मस्जिद से निकलकर सीधे खेतों की जानिब चल पड़े। सरफराज अंकल को तमाम जमीनें सरसरी तौर पर दिखाते दिखाते हम कहीं दोपहर के करीब वापस आए। चचा फाजिल के साथ बैठक में गाँव के 3-4 बंदे बैठे हुए थे। उनसे फर्दन हाथ मिलाकर हम भी एक साइड पर बैठ गए। चचा फाजिल ने हल्के जर्द रंग का लिफाफा अपने तकिए के नीचे से निकाल कर मेरी जानिब बढ़ाया। पुत्र, तेरे नाम रजिस्ट्री आई हुई है। मैंने लिफाफा उनके हाथ से ले लिया। ये कब आई है? वो बोले, अभी चंद मिनट पहले ही डाकिया दे गया है। चचा ये कहकर मेहमानों के साथ गुफ्तगू में मशगूल हो गए, जबकि मैंने लिफाफे को उलट पलट कर देखना शुरू कर दिया। लिफाफे के पीछे शीतल का नाम और वापसी पता इंग्लिश में लिखा हुआ था। अमजद जो मेरे साथ सर जोड़े लिफाफे को बगौर देख रहा था, शीतल का नाम पढ़ते ही मुस्तफसिर हुआ, ये तो वही मोहतरमा है ना जो इंडिया में तेरे पल्ले पड़ी थी। मैंने कहा, वही है, मगर तुम अपना थोबड़ा जरा उधर करो ताकि मैं इसे खोल कर पढ़ सकूं। वैसे भी किसी का खत पढ़ना निहायत गैर इखलाकी फेल है। वो बोला, बाद में तुमने इस खत की तफसीलात सुना कर मेरे कानों का बेड़ा गर्क कर देना है, तो क्यों ना अभी मैं खुद से ही पढ़ लूं। मैंने खत खोला। उसमें शीतल ने सलाम दुआ के बाद अपने वालिद की मौत के बारे में लिखा था और उसके बाद मुझसे कई गिले शिकवे करके मुझे अपने पास आने की दावत दी थी। उसके बकौल अब मेरी तरह वो भी तनहा रह गई थी और अकेले 2 फैक्ट्रियों को संभालना उसके बस से बाहर था, इसलिए मैं उसके पास जाकर उसकी मदद करूं। आखिर में उसने मुझे वो वादे वईद याद दिलाए जो मैं उसके साथ करके आया था। अमजद बोला, यार चले जाओ, गरीब तुझे कितना याद कर रही है। 2 फैक्ट्रियों की मालिक अकेली सेठ ज़ादी।
मैंने कहा जाऊंगा, मगर चौधरी के अंजाम के बाद। ताज़ियत करने वाले जब बैठक से निकले तो चचा फाजिल मुस्तफसिर हुआ, पुत्र किसका खत था? मैंने कहा चचा एक दोस्त का था, उसका वालिद फौत हो गया है, उसी के मुताल्लिक इत्तला भिजवाई है। वो बोले तो फिर ताज़ियत के लिए चले जाओ। मैंने कहा ताज़ियत के लिए कैसे जा सकता हूँ, उसका ताल्लुक इंडिया से है। वो बोले तो फिर खत ही लिख दो। मैंने कहा ये तो कर ही लेंगे। मैं अपनी चारपाई से उठकर उनके नजदीक बैठ गया। पहले हमारी मीरान शाह से मुताल्लिक रहनुमाई करें, और दूसरे इस बात का चचा सरफराज और घर की औरतों को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे मीरान शाह जाने का मकसद क्या है। चचा सरफराज चूंकि उस वक्त घर के अंदर गया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि उनकी गैर मौजूदगी में अपने मतलब की बात कर लें। चचा ने पूछा क्यों सरफराज भाई को क्यों पता न चले? मैंने कहा वो दरअसल अमजद उनकी लाइल्मी में जा रहा है ना, ये ना हो वो दिल में तंगी महसूस करें। वो बोले तो तुम अकेले चले जाओ, अगर अमजद पुत्र को वालिदैन इजाजत नहीं देते तो क्या तुमने जबरदस्ती करनी है? अमजद बोला नहीं चचा, मैंने जरूर जाना है, चाहे अब्बू जान नाराज हो जाएं। उनकी लाइल्मी में जाने में ये फायदा था कि कम से कम वो नाराज नहीं होंगे और मैं उनका दिल दुखाने का सबब न बनता। मगर पुत्र, चचा फाजिल ने उसे समझाने के लिए मुंह खोला, मगर अमजद कता कलामी करते हुए बोला चचा अगर मगर कोई नहीं, मैंने चौधरी अकबर से बदला लेने के लिए फौज की नौकरी छोड़ दी है और अब आप मुझे अब्बू जान की नाराजगी की वजह से रोकना चाह रहे हैं। वो बोले अगर मैं न बताऊं तो फिर उन्हें पता नहीं चलेगा। अमजद जल्दी से बोला बिल्कुल नहीं पता चलेगा। चचा फाजिल मुस्कुराए, चलो मैं भी उन्हें नहीं बताऊंगा, बस या और कुछ? हम दोनों बैक जबान बोले शुक्रिया चचा, अब मीरान शाह के मुताल्लिक कुछ बताएं। वो बोले उस दिन बता तो दिया था काफी तफसील से। मैंने अपनी बात की वजाहत की, नहीं इस वक्त हम कुछ और पूछना चाह रहे हैं। वो बोले पूछो। मैंने कहा सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हथियार अपने साथ ले जाएं या उधर से ही खरीदें। वो बोले ये तो ऐसी बात है कि बंदा दरिया में नहाने जाए और पानी की बाल्टी घर से भर कर ले जाए। अल्लाह के बंदे उधर दुनिया जहान का असलहा दस्तयाब है, बस जेब में पैसे होने चाहिए। हमने पूछा अपने साथ पैसे कितने लेकर जाएं? वो बोले 20-25 हजार रुपए काफी हैं। अगर और जरूरत पड़ी तो मीरान शाह के मेन बाजार में जो होटल है उसके मालिक से मेरा नाम बता कर लेना। होटल का नाम तो मैं भूला हुआ हूँ, अलबत्ता मालिक का नाम शाहगुल खान है। सब लोग उसे शाहजी कहकर पुकारते हैं। मेरा गहरा दोस्त है, जब भी मैं मीरान शाह जाऊं उसी के पास ठहरता हूँ। मैंने कहा चौधरी अकबर के बारे में पता चला है कि वो मीरान शाह के मलिक बहादुर खान नामी शख्स के पास पनाह लिए हुए हैं। कहीं चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करने पर वो चौधरी को सपोर्ट तो नहीं करेगा। वो बोले अगर कोई तेरे मेहमान को कत्ल करने की कोशिश करे तो क्या तू चुप का बैठा रहेगा? चचा ने मुझे अपनी रिवायात याद दिलाई। मैंने कहा इसका मतलब है हमें मलिक बहादुर खान की लाइल्मी में चौधरी के खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा। वो बोले बिल्कुल, इसके खिलाफ करने की सूरत में तुम बहादुर खान को खत्म करके ही चौधरी अकबर के करीब जा सकते हो। दूसरा ये बात भी मद्देनजर रखनी है कि जरूरी नहीं कि चौधरी अकबर अभी तक मीरान शाह में ही टिका हुआ हो सकता है वो मीरान शाह से आगे अफगानिस्तान की सरहद के करीब जा पहुंचा हो या शायद बॉर्डर ही क्रॉस कर चुका हो। बहरहाल कुछ भी हो, ये सब वहीं जाकर मालूम होगा और शाहगुल से रहनुमाई लेते रहना। वो समझदार और ताउन करने वाला शख्स है। अमजद जो काफी देर से खामोश था मुस्तफसिर हुआ, इसके अलावा और कोई ऐसी बातें जिनका ख्याल रखना आप हमारे लिए जरूरी ख्याल करते हो? वो बोले और ये कि खामखा किसी के काम में दखल अंदाजी मत करना, तुम्हें वहाँ अजीब गरीब लोग और उलट पलट माहौल मिलेगा। इस माहौल के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश करनी है। उस इलाके में तकरीबन हर दूसरा बंदा चर्स का रसिया है, ये न हो आप वहाँ मुस्ले बन जाएं। छोटी छोटी बातों पर हथियार सौंत कर मैदान में उतर आना उन लोगों की सकाफत है। हद्दुल वसा कोशिश करना कि अपने काम से काम रखना, सबसे बढ़कर ये कि वहाँ जाकर चंद रोज हालात का जायजा लेना और उसके बाद अपने मकसद के हुसूल के लिए कोशिश करना। चौधरी के मुताल्लिक मालूमात के हुसूल में बहुत ज्यादा राजदारी और एहतियात की जरूरत है। हो सके तो अपने मकसद को छुपाने के लिए खुद को ताजिर जाहिर करना। असलहे, चर्स या अफयून का खरीदार बनने में कोई मुजायका नहीं। हमने पूछा अगर बंदा पश्तो न जानता हो तो? वो बोले तो क्या, वहाँ पर तुम्हें काफी लोग पंजाबी बोलने वाले भी मिलेंगे। खुसूसन अफगान बॉर्डर क्रॉस करने वाले काफी मुजाहिदीन का ताल्लुक पंजाब से होता है। आपकी इत्तला के लिए बताते चलें कि उस जमाने में मुजाहिदीन को दहशतगर्दों का दर्जा नहीं दिया गया था। दूसरा, उस वक्त जो मुजाहिद थे वो हकीकतन मुजाहिद ही थे। अब तो मुजाहिदीन का भेस बदल कर काफी शरपसंद और गैर मुल्की एजेंसियां भी शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।